पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं रीनू। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं आज क्या है अन्नदाता में। प्राकृतिक खेती है किसानों का भविष्य। पशुओं की घातक बीमारी है खुरपका मुंहपका, समय पर करें रोकथाम। आज किसान फसलों से अधिक पैदावार लेने के लिए अंधाधुंध रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कर रहे हैं। ऐसे में लगातार मृदा खराब हो रही है और किसानों की फसल उत्पादन में लागत भी बढ़ रही है। तो ऐसी स्थिति में किसान क्या करें? क्या है इस समस्या का समाधान? जी हाँ किसान भाइयों, यदि आप प्राकृतिक खेती करते हैं तो इन सभी समस्याओं से बच सकते हैं और फसलों से गुणवत्ता युक्त अधिक उपज भी ले सकते हैं। तो आप किस प्रकार से करें प्राकृतिक खेती, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सुभाष चंद्र वर्मा। मैं आज आपको प्राकृतिक खेती, खासकर सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती किस विधि से की जाती है उसके बारे में जानकारी दूंगा। प्राकृतिक खेती पूरी तरह से प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित होती है, जिसमें प्रकृति और पर्यावरण को संतुलित रखते हुए खेती की जाती है। इसमें रासायनिक खाद और कीटनाशकों का प्रयोग न करते हुए रसायन मुक्त फल सब्जियां तैयार की जाती है। तो आप कैसे करें प्राकृतिक खेती, आइए जानते हैं। अब इस सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती करने के लिए 4 स्तंभ हैं जो बहुत जरूरी हैं। उसमें से पहला है जैसे कि बीजामृत, जीवामृत, घन जीवामृत, आच्छादन और वापसा। बीजामृत का मुख्य काम है कि हम जब बीज लगाते हैं या बीज की बिजाई करते हैं, उससे पहले हम बीज को बीजामृत से ट्रीट कर लेते हैं, संशोधित कर लेते हैं, जिससे कि मिट्टी में पनपने वाली बीमारियां और कीड़ों से उनकी रोकथाम हो सके। इसी प्रकार जो जीवामृत है, वो जीवामृत भी गौमूत्र और गाय का गोबर और दलहनी फसलों का आटा और गुड़ और पानी, इन सभी चीज़ों का मिलाकर के घोल बनाते हैं। बनाने की विधि ऐसा है कि इन सब का घोल बना करके और दिन में 2 बार इसको हम हिलाते हैं और एक बड़े से टब में रख करके हिलाएंगे, ऊपर से टाट से इसको ढक देंगे। ऐसा करने से ये कम से कम 72 घंटा लेगा तैयार होने में इसका घोल। और फिर छान करके इसकी हम ड्रेंचिंग विधि से सिंचाई कर सकते हैं या हम इसको स्प्रे भी करते हैं पौधों में। घन जीवामृत जो गोबर है, गोबर को सुखा करके और फिर जीवामृत से उसको सुखा लिया पहले, फिर उसको बारीक पाउडर मिक्स करके और उसमें जीवामृत मिलाते हैं। जीवामृत मिला करके फिर सुखाना है और इसका बारीक पाउडर बना करके फिर हमने इसको खेत में देना है। इसका फ़ायदा यह है कि हम डायरेक्ट गोबर खेत में
नहीं डालते हैं। अगर डायरेक्ट गोबर जैसे खेत में डालते हैं तो कभी आपने देखा होगा जैसे किसान भाई कच्चा गोबर खेत में डाल देते हैं, तो कच्चा गोबर खेत में डालने से ये प्रभाव पड़ता है कि उसमें कीड़े भी आते हैं जो फसलों को नुकसान करते हैं, तथा इस गोबर के साथ साथ उसमें जो है खरपतवार के बीज भी होते हैं जो अगला अपनी फसल में उगाते हैं और उस फसल में खरपतवार की संख्या ज़्यादा हो जाती है नुकसान। इसी तरीके से जो आच्छादन है, आच्छादन एक जैसे मान लो एक फसल है, फसल के क्रॉप रेजिड्यू बोलते हैं वो हो गया, या किसी के अन्य पौधों के पत्ते और इनको मिला करके हम जमीन को ढक देते हैं। मान लो हमने गोभी की फसल लगाई है या बंद गोभी या फूल गोभी, उसको पौधा लगाने के बाद और उसमें जो है फिर हम जो खाली जगह होती है उसमें हम घास से पतवार से इसको ढक देते हैं, जिससे कि ये मिट्टी में नमी को बरकरार रखता है, तथा जो नमी जो है मिट्टी से उड़ जाती लॉस होता है कुछ, उसको भी ये उड़ने नहीं देता है, ये उसमें कंडेंस होकर ज़मीन में ही मिट्टी रहती है, तो पानी की आवश्यकता थोड़ा कम पड़ती है। इससे मिट्टी की भुरभुरी भी हो जाती है और जो लाभदायक जीवाणु जो मिट्टी में आते हैं और कि जैसे कि केंचुए भी हैं जो, इनकी सबकी संख्या बहुत मात्रा में बढ़ जाती है और इससे उर्वरा शक्ति भी बढ़ती है। जो चौथा स्तंभ है वो है बाफसा। बाफसा एक ऐसी कंडीशन है कि जैसे मिट्टी है तो मिट्टी में हवा का और नमी का और इनका मात्रा, ऑक्सीजन की मात्रा ये 50-50 की रेशो में रहते हैं, इसलिए मिट्टी में जब सिंचाई करते हैं तो डायरेक्ट बहुत ज़्यादा पानी हमें देने की आवश्यकता नहीं होती है। तो बाफसा बनाने के लिए, क्रिएट करने के लिए ये विधि है कि जो आपने पौधे लगाए हैं उसमें एक तो बेड साइज बनाएंगे, बेड साइज के दोनों तरफ गहरी नाली रखेंगे। गहरी नाली कम से कम 1.5 फुट की तो होनी ही चाहिए, और उस 1.5 पानी जो हम देंगे पौधों को उस नाली के जरिए देंगे, नाली के थ्रू देंगे, और उस नाली को भी हम जो है आच्छादन से ढक देंगे पूरा, तो इससे मॉइस्चर बना रहेगा। और जब नाली से पानी देंगे तो पानी जो नर्सरी में या इसके बेड में जो जाएगा वो दोनों नाली के दोनों तरफ से बेड में जाएगा, जिससे कि पानी धीरे धीरे रिसाव करके जाएगा और पौधों को सप्लाई होगा। हम डायरेक्ट पानी पौधों को नहीं दे रहे हैं। इससे क्या फायदा हो रहा है कि हमें पानी की मात्रा भी कम लग रही है ये, तो इस विधि से ये हमारा हो गया। इसी प्रकार से हम बीमारियां और कीड़ों की रोकथाम करने के लिए भी हम अपने ही खेत से तैयार की, अपने घर से उपलब्ध चीज़ों का हो मिला करके हम सारा विधि तैयार करते हैं। जैसे कि मान लो हम बीमारी के लिए रोकथाम करेंगे तो बीमारी के लिए हम पहले खट्टी लस्सी का प्रयोग करते हैं, और वो खट्टी लस्सी जो है 2-3 दिन की पुरानी हो जाती है, उसको मिला करके हम फिर उसका छिड़काव करते हैं पानी में घोल बना के। इसी प्रकार से सोंठा अस्तर है। सोंठा अस्तर एक बहुत इफेक्टिव जो बीमारियों के अंगेज दवाई है। सोंठा अस्तर का भी छिड़काव हम 15-20 दिन के अंतराल पे, खट्टी लस्सी किया मान लो तो खट्टी लस्सी कर लिया, उसके बाद में हम सोंठा अस्तर कर देंगे। इसको एक रोटेशन पर एक महीने में एक बार सोंठा अस्तर का छिड़काव जरूर करें, जिससे कि हमारी बीमारियां जो फसलों में लगती हैं वो उससे फसलें उससे बची रहेंगी बीमारी से। अब आया कि कीड़ों की रोकथाम हम कैसे करें। जैसे मान लो अब गोभी की फसल आपने लगाई है, और गोभी की फसल लगाई है तो गोभी की फसल में कीड़े जो आते हैं उसमें सबसे पहले एक एफिड आता है। एफिड, तो एफिड के मारने के लिए हमें विभिन्न प्रकार के जो हम अस्तर बनाते हैं इसमें, जैसे कि अग्नि अस्तर, ब्रह्म अस्तर, द्रेक अस्तर और 10 पर्णी अर्क, इन सभी का छिड़काव हम वीकली इंटरवल पे करेंगे, हफ्ते हफ्ते के अंतराल पे और रोटेशन में करेंगे। एक बार मान लो हमने अग्नि अस्तर किया है तो दूसरी बार हम उसमें जो है ब्रह्म अस्तर करेंगे, फिर जो है द्रेक अस्तर करेंगे, और बीच में एक छिड़काव हम 10 पर्णी अर्क का भी करते हैं, जिससे कि हम इसमें कीड़े न, क्योंकि ये दवाइयाँ सिस्टेमिक नहीं हैं। अरे ये दवाइयाँ पूरे पौधों में अंदर पौधों के सिस्टम में नहीं जाती हैं, इनका रेपेलेंट का काम है। तो अगर हमने ये दवाई छिड़क दी है आप एक बार, और मान लो उसी वक्त बारिश हो जाती है, तो आपको ये दवाई दोबारा इसमें आपका छिड़काव करना पड़ेगा। इन दवाइयों के छिड़काव से क्या होगा कि जो इसमें कीड़े आते हैं वो कीड़े इसमें नहीं आएंगे, भाग जाएंगे। किसान भाइयों, प्राकृतिक खेती करने से भूमि की उपजाऊ क्षमता बढ़ती है, सिंचाई अंतराल में वृद्धि होती है, कृषि में लागत कम आती है और किसानों को गुणवत्ता युक्त उपज मिलती है, जिसकी बाजार में अधिक डिमांड रहने से किसानों को अपनी उपज का अधिक बाजार भाव भी मिलता है। तो ये इस विधि से करने से ये सभी फायदे हैं और इसको हमें अपनाना चाहिए। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। प्रदेश के बहुत से किसान भाई दुधारू पशुओं का पालन करते हैं, लेकिन उनकी उचित देखरेख के अभाव में पशु विभिन्न बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। इन्हीं बीमारियों में से एक है खुरपका मुंहपका बीमारी, जो कि पशुओं में आम तौर पर देखी जाती है। बीमारी से ग्रस्त पशुओं को चलने फिरने में और आहार खाने में परेशानी होती है, जिससे पशु दूध देना कम कर देता है। तो किसान भाइयों, पशुओं में इस बीमारी के कारण, लक्षण और निदान क्या है, आइए जानते हैं वरिष्ठ पशु चिकित्सक डॉक्टर RD दुबे से। फुट एंड माउथ डिजीज भी जिसे हम बोलते हैं, पशुओं में होने वाली एक बहुत ही संक्रामक बीमारी है। इस बीमारी से पशुपालकों को अपने पशुओं को बचा के रखना चाहिए। ये इतनी संक्रामक बीमारी है कि यदि आपके पशुओं में से किसी एक या दो पशु को हो गई तो बड़ी तेज़ी से पूरी आपकी डेयरी में फैल जाती है और इससे दोहरा नुकसान होता है। बीमार पशु का उत्पादन भी प्रभावित होता है और उपचार में पशुओं के काफ़ी खर्च उठाना पड़ता है। बहुत से किसान भाई खेती के साथ डेयरी पशुओं का पालन करते हैं और अच्छा लाभ कमाते हैं, लेकिन कभी कभी पशुओं में एक रोग खुरपका मुंहपका रोग FMD होता है। ये एक अत्यधिक संक्रामक रोग है। ये रोग एक अत्यंत सूक्ष्म विषाणु से होता है। ये पशुओं में अत्यधिक तेजी से फैलने वाला रोग है और कुछ समय में एक झुंड या पूरे गांव के अधिकतर पशुओं को संक्रमित कर देता है। इस रोग से पशुधन उत्पादन में भारी कमी आती है। साथ ही देश से पशु उत्पादों के निर्यात पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस बीमारी से अपने देश में प्रतिवर्ष लगभग हजारों करोड़ रुपए का नुकसान होता है। FMD या मुंहपका खुरपका रोग के लक्षणों की जहाँ तक यदि हम बात करें तो शुरुआती दौर में पशुओं में तेज बुखार आता है। जैसा कि हम जानते हैं, ये एक विषाणु जनित रोग है, एक वायरस से फैलने वाला रोग है। बहुत तेज बुखार आएगा, 104-105 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार आएगा। पशु खाना पीना छोड़ देगा। पशु के मुंह में छाले पड़ जाते हैं इस बीमारी की वजह से, जिससे पशु चारा पानी लेने में दिक्कत महसूस करता है। 2-3 दिन के अंतराल में पशु के खुर के बीच में घाव बन जाते हैं और उन घायों की यदि उचित देख रेख न की गई तो बाद में उसमें कीड़े पड़ जाते हैं और बीमारी की गंभीर अवस्था में पशुओं के खुर तक अलग हो जाते हैं और ये घाव फिर महीनों लग जाता है पशु को ठीक होने में। तो यदि पशुपालक भाई बीमारी की शुरुआती अवस्था से ही अपने पशुओं की उचित देख रेख और उपचार पर ध्यान देंगे तो इस बीमारी से जल्दी निजात वो पा जाएंगे। अब इस रोगग्रस्त पशु का उपचार करना चाहिए और बाकी पशुओं के ऊपर बराबर नज़र रखना चाहिए। तो उपचार के लिए यदि आपके यहाँ कोई नज़दीकी संस्था है तो वहाँ संपर्क कर लें, तो उनसे उनकी देखरेख में उचित उपचार, कुछ एंटीबायोटिक दी जाती हैं, कुछ बुखार उतारने के लिए दवाइयाँ दी जाती हैं, कुछ मल्टीविटामिन पशु को देना चाहिए। पशु में चूँकि छाले हो जाते हैं तो एक बोरोग्लिसरीन या शहद का उपयोग भी कर सकते हैं मुंह में लगाने के लिए, तो छालों में पशु को आराम मिलेगा। साथ ही जो पैर के घाव में यदि फूट गया है तो उसके उपचार के लिए किसी एंटीसेप्टिक घोल से उसको अच्छा धोना चाहिए। उसमें कोई फ्लाई रिपेलेंट मलहम बहुत सारे आते हैं, उन्हें लगा देना चाहिए, जिससे आपके पशुओं के पैर में कीड़े नहीं पड़े और वो जल्दी ठीक हों। और इस समय पशु को पौष्टिक आहार देना चाहिए। पशु चूँकि चारा पानी खाने में असमर्थ सा रहता है तो मुलायम चारा, उसके लिए आप थोड़ा सा दलिया बना के दे सकते हैं उसे, या चूनी पानी में घोल के दे सकते हैं और मुलायम चारा भी खाने के लिए दे सकते हैं। तो 3-4 दिन बाद धीरे धीरे पशु खाने में वापस आ सकता है। जो उत्पादन वाले अपने पशु हैं उनका उत्पादन भी ज़्यादा प्रभावित नहीं होने पाता है यदि समय से उसका उपचार हो जाए। तो पशुपालक भाइयों को चाहिए कि इसके बचाव के लिए समय रहते अपने पशुओं को टीका लगवा लें। अभी शासन की ओर से ये टीका बिल्कुल मुफ्त लगाया जा रहा है। तो जो भी पशुपालक भाई हैं अपनी नज़दीकी पशु चिकित्सा संस्था में जाके FMD का टीकाकरण अपने पशुओं को निश्चित रूप से लगवा लें।
सभी पशुपालक को अब इस रोग के प्रति जागरूकता दिखाने की आवश्यकता है, तभी इस रोग का रोकथाम संभव है। पशुपालकों को अपने सभी पशुओं को प्रत्येक 6 महीने में नियमित टीकाकरण करना चाहिए। लाल दवा के घोल से पशु के मुंह और पैर को धोने के बाद मलहम लगाएं। पशु को पूर्ण आहार देना चाहिए, जिससे खनिज और विटामिन की मात्रा पूर्ण रूप से मिलती रहे और पशु जल्द स्वस्थ हो सके। तो देख रेख के लिए जैसा मैंने बताया, जैसे ही उन्हें शंका होती है कि उनके पशु के मुंह में छाले आ गए हैं, उस पशु को सबसे पहले अन्य पशुओं से अलग तुरंत बांध देना चाहिए। जो बीमार पशु हैं उनकी लारों में ये विषाणु रहता है, पैरों से जो घाव रहते हैं वहाँ भी विषाणु हो सकते हैं। तो इसके लिए जो रोगग्रस्त पशु है उसका बिल्कुल आहार, पानी, उसका जूठा खाना पीना दूसरे अन्य स्वस्थ पशु न खाने पाएँ, इस बात का विशेष ध्यान रखें। साथ में जो सार है आपकी, उसे नियमित साफ सफाई रखें। फिनाइल का भी उपयोग कर सकते हैं धोने के लिए, फर्श, कास्टिक सोडे का भी उपयोग कर सकते हैं। तो फर्श की साफ सफाई में ध्यान दें। कुल मिला के अच्छी साफ सफाई, बेहतर पौष्टिक आहार और समय पे उपचार देकर इस बीमारी से जल्द पशुपालक निजात पा सकते हैं और पशुओं का उत्पादन भी वापस पा सकते हैं। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर किसानों को सलाह दी जाती है कि फसलों में जरूरत के हिसाब से सिंचाई दें। गेहूं की फसल में गांठ बनते समय यानी बुआई के 65 से 70 दिन बाद तीसरी सिंचाई दें। सरसों की फसल में सफेद रतुआ रोग में पौधों की पत्तियों की निचली सतह पर 1-2 मिलीमीटर व्यास के स्वच्छ और सफेद रंग के छोटे छोटे फफोले बनते हैं। किसान भाइयों को ऐसे सफेद फफोले दिखाई देने पर मैंकोजेब या रेडोमिल फफूंदनाशक की 2 किलोग्राम मात्रा 800 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। चना की फसल में फली छेदक कीट के प्रबंधन के लिए शुरू की अवस्था में इन्हें हाथ से हटाना चाहिए। यदि इस कीट का घनत्व 1 कीट प्रति वर्ग मीटर से अधिक है तो इंडोक्साकार्ब 14.5 SC की 0.5 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। आलू की फसल में अगेती झुलसा रोग को नियंत्रित करने के लिए प्रोपिकोनाजोल 0.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से या 300 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। ठंड से बचाव के लिए पशुओं का उचित प्रबंध करें। पशुओं को रात में अंदर बांधें। पीने के लिए पशुओं को ताजा गर्म पानी दें। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम करणपुर
जिला करौली के कृषक संदीप कुमार ने ये सेम की फसल से अधिक उत्पादन लेने के लिए किए जाने वाले जरूरी कार्यों के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो संदीप कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। किसान भाइयों, इस समय जिन किसान भाइयों ने सेम की फसल लगाई हुई है तो सेम पुष्पन और फलन की स्थिति में है। मौसम को देखते हुए जहाँ पर पानी की कमी है तो किसान भाई सिंचाई का आवश्यक रूप से प्रबंध करें। अगर वहाँ पर खरपतवार घास फूस हैं तो उनको आवश्यक रूप से साफ करें। किसान भाइयों, सेम की फसल के साथ कुछ खरपतवार भी उग जाते हैं जो कि फसल के साथ खाद, उर्वरक, हवा, पानी तथा प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिसमें सेम की फसल का सही विकास नहीं हो पाता और उत्पादन में कमी आ जाती है। इसीलिए फसल में निराई गुड़ाई करके आप समय समय पर खरपतवारों को निकालते रहें। इसके अलावा फसल को पाले के प्रकोप से कैसे बचाना है, आइए जानते हैं। इसी तरह जहाँ कहीं मौसम साफ है, ठंड ज़्यादा है और पाला पड़ने की संभावना है, वहाँ पर किसान भाई आवश्यक रूप से ये ध्यान दें कि एक तो जैसा मैंने पहले शुरू में बताया कि सिंचाई करें और आसपास की मेड़ों में जो घास फूस हो तो जिस दिन मौसम साफ हो, हवा चल रही हो तो उस दिन धुआं करते रहें, समय समय पर धुआं करते रहें और ख़ास तौर से रात में 3 से 4 के बीच में धुआं करना आवश्यक है। और यदि ये संभव नहीं है तो पाले से बचाव के लिए सबसे बढ़िया है थायो यूरिया। एक टंकी में करीब 20 से 25 ग्राम इसका थायो यूरिया का भी स्प्रे कर सकते हैं। तो इस तरह से किसान भाई अपनी फसल को पाले से बचा सकते हैं। किसान भाइयों, सेम की फसल में फली छेदक कीट का प्रकोप सबसे ज्यादा होता है। इस कीट की झलियां पहले सेम की कोमल पत्तियों और फूल को खाकर नुकसान पहुंचाती हैं, फिर फली आने पर फलियों में छेद करके खाती रहती हैं, जिससे फली उत्पादन में गिरावट आती है। इसीलिए आप कीट प्रकोप की प्रारंभिक अवस्था से ही नीम तेल की 5 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर बनाकर छिड़काव करते रहें। और यदि कीट का प्रकोप आर्थिक क्षति स्तर से अधिक हो तो रासायनिक नियंत्रण के लिए इंडोक्साकार्ब दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। इस समय 2 तरह की स्थितियां देखने को मिल रही हैं। माहू का प्रकोप इस समय ज़्यादा दिख रहा है तो हम अगर पीले कार्ड जो आते हैं, येलो कार्ड, 1 एकड़ में 10-12 हम अगर लगा दें खेत में तो जो ये कीट हैं ये पीले रंग के प्रति आकर्षित होकर जाकर उसमें चिपक जाए। तो माहू के लिए आप इमिडाक्लोप्रिड जो दवाई है, कीटनाशक है, उसका प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाई 1 लीटर में 0.5 ml इमिडाक्लोप्रिड का उपयोग करें। इसके अतिरिक्त सेम में चूँकि ये दलहनी फसल है और इसकी फलियां खाई जाती हैं तो इसमें 2 मुख्य रूप से ज़्यादा कीट आते हैं। एक तो रस चूसक कीड़े लगते हैं जिसके कारण इसकी पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और एलोवेन मोज़ेक आता है। तो इसके लिए सबसे अच्छा तो ये है कि अगर हम नीम ऑयल का प्रयोग हर हफ्ते के अंतराल में करते रहें। चूँकि इसकी फलियां खाई जाती हैं इसलिए इसमें रासायनिक दवाओं से बचाव करना चाहिए। और अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में इसका प्रकोप आपको कीटों का दिखाई देता है तो हम प्रोफेनोफास 1.5 ml पर लीटर के हिसाब से जा सकते हैं। तो अगर हम इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखें तो सेम में बहुत अच्छा उत्पादन मिलता है, बहुत अच्छी उत्पादकता मिलती है। करीब 200 कुंटल के आसपास प्रति हेक्टेयर इसकी उपज होती है। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।